है वो स्टडी करने जा रहे हैं। तो इट इज ऑल अबाउट मॉडल्स ऑफ करिकुलम के करिकुलम डेवलपमेंट के कौन कौन से मॉडल्स हैं। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि करिकुलम की डेवलपमेंट जो है ना एक पूरा साइंटिफिक प्रोसेस से होती है, पूरा साइंटिफिक जो है उसके अंदर वो मैकेनिज्म है कि हम गोल्स को सबसे पहले डिजाइन करते हैं, फिर कंटेंट की सिलेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद साथ जो है लर्निंग एक्सपीरियंसेस को देखते हैं जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, देन लास्ट में हम उसकी एवेलुएशन भी करते हैं। सो हमने ये भी कहा कि ये स्टैटिक मॉडल नहीं है, ये काम नहीं है स्टैटिक, ये बड़ा डायनामिक है, हमेशा इसके अंदर तब्दीली होती रहती है करिकुलम डेवलपमेंट के प्रोसेस में और हम बेहतर से बेहतरी की तरफ जाते हैं। एक्चुअली इट वाज नॉट सो, ये टेलर से पहले जो है ये ऐसा नहीं था, ये स्टैटिक हुआ करता था, इसकी डायमेंशंस और हुआ करती थी, तो इसमें आके टेलर ने बड़ा अहम रोल प्ले किया। यहीं से हम इसको देखते हैं कि असल में मॉडल्स होते क्या हैं और वो करिकुलम के लिए जरूरी क्यों होते हैं। व्हाट इज करिकुलम डेवलपमेंट, अगेन हम थोड़ा सा उसका हिंट लेंगे। Curriculum development can be defined as the process of planning, implementing, evaluating curriculum that ultimately results in a curriculum plan. So that is another very comprehensive definition of curriculum. कि इसको हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेलुएटिंग जो है ना वो सारे प्रोसेस मिलके वो करिकुलम की डेवलपमेंट कहलाते हैं और उनका जो रिजल्ट निकलता है वो असल में करिकुलम की शक्ल में एक प्लान निकलता है, करिकुलम का एक खाका निकलता है, करिकुलम की एक आउटपुट निकलती है। ये 1902 से लेके 1994 तक इनकी हयात है। इन्होंने 700 से ज्यादा आर्टिकल और तकरीबन 16 किताबें शाया की और इनकी सबसे जो बेस्ट किताब है वो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, जो है जिसको इन्होंने 8 साल में मुकम्मल किया और ये 1998 जो है उसके अंदर इसको ट्रांसलेट किया इन दो बंदों ने। टेलर posits the problem with education is that education program lacks unmistakably defined purposes। इन्होंने कहा कि जो हमारा उस वक्त का एजुकेशन का निज़ाम था उस पे इन्होंने कहा है कि असल में ये पर्पस लेस है, इसका जो पर्पस है वो क्लियर तरीके से जो है वो डिफाइंड नहीं है। तो इसको इन्होंने ना एक राह दी। आप देखेंगे इन हिज बुक टेलर प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट दैट करिकुलम शुड बी डायनामिक। जैसे हमने अभी बात की कि ये कहते हैं साहब कि जी करिकुलम जो है वो डायनामिक होना चाहिए, वो स्टैटिक नहीं होना चाहिए। अ प्रोग्राम अंडर कांस्टेंट एवेलुएशन एंड रिवीजन, ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए, ऐसा डायनामिक होना चाहिए जो मुसलसल एवेलुएशन और रिवीजन के मराहल से गुजरे। ये कहते हैं करिकुलम हैड ऑलवेज बीन थॉट ऑफ एज अ स्टैटिक सेट प्रोग्राम एंड इन एन एरा प्री ऑक्युपाइड विद स्टूडेंट टेस्टिंग। और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि थ्योरी के साथ हम ये ऐड कर सकते हैं कि जब ये नमूदार हुए एजुकेशनल करिकुलम के अरीना में तो उस वक्त करिकुलम को स्टैटिक समझा जाता था, एक सेट प्रोग्राम समझा जाता था कि दैट इज ये जी करिकुलम है, ये आपने पढ़ाना है, इसकी एवेलुएशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इसके अंदर रिवीजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। और अब जनाब इन्होंने उस वक्त आके क्या किया जी, इनोवेटिव आइडिया दिया कि द टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर शुड स्पेंड एज मच टाइम evaluating their plans as they do assessing their students। Now अब वो कहते हैं कि जितना इम्पोर्टेंट असेसमेंट है ना स्टूडेंट्स की, इतना ही जरूरी टीचर्स का अपने प्लान्स को, अपने करिकुलम को एवेलुएट करना भी है। सो टीचर शुड गो फॉर इट। अब ये इसकी कुछ डिटेल लिखी हुई है, हर जो हम एक और मॉडल पढ़ेंगे उसकी कुछ डिटेल होगी जिसको हम सिर्फ ना गुजारेंगे अपने नजर से, उसमें से कुछ अहमियत की चीज होगी तो वो आपके सामने सरसरीज आपके सामने आ जाएगी। अदरवाइज जो असल फोकस हमारा वो करिकुलम की जो मॉडल्स हैं उनकी स्टेजेस के ऊपर ही है कि हर मॉडल की कितनी स्टेजेस हैं और उनमें क्या क्या डिमांड किया गया है। सिंस देन
Basic principles of curriculum and instructions have been a standard reference for everyone working with curriculum development. इन साहब का किया हुआ काम आज तक हर बंदे के लिए एक रेफरेंस के तौर पर काम यूज होता है, although not a strict how to guide. The book means वो जो इन्होंने किताब लिखी है shows how educators can critically approach curriculum planning, studying progress and retooling when needed. Retooling means कि रिवीजन कर सकते हैं, वो री-इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपने प्लान्स में, करिकुलम में, जो भी करिकुलम के ऊपर करिकुलम के इम्प्लीमेंटर हैं, टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं. Its four sections focus on setting objectives. इसके 4 हिस्सों में हम इसको तकसीम कर सकते हैं. जो इनका वो साइकिल है इनके मॉडल का, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने में, एंड देन सिलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, फिर हम लर्निंग के एक्सपीरियंसेस को सिलेक्ट करते हैं, फिर हम अपने इंस्ट्रक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं, देन लास्ट में एवेलुएट करते हैं. वही 4 कंपोनेंट हैं, उनको उन्होंने थोड़ा सा एलैबोरेट करके नए नामों के साथ, नई टर्मिनोलॉजीज के साथ इसमें ऐड किया. Readers will come away with a firm understanding of how to formulate educational objectives and how to analyze and adjust their plans so that student meet the objectives. Now वही बात कि इन्होंने ये किया, इन्होंने सिर्फ ये कह दिया कि अपनी किताब के अंदर उन्होंने बता दिया कि जो भी करिकुलम के प्रैक्टिशनर है ना जी, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को समझना है कि वो फार्मूलेट कैसे हुए हैं, और फिर को एनालाइज करके अपने प्लान्स को उन ऑब्जेक्टिव्स के साथ इस तरह मैच करना है कि स्टूडेंट उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर ले. Taylor also explains that curriculum planning is continuous cyclical process and instrument of education that needs to be fine tuned. दोबारा वही कहते हैं कि ये एक साइकिल नुमा प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस है, और इसके जरिए जो है हर वक्त इनको जरूरत होती है कि इसको मजीद फाइन ट्यून किया जा सके, मजीद बेहतर बनाया जा सके. This emphasis on thoughtful evaluation has kept basic principle of curriculum and instruction a relevant, trusted companion for over 60 years. 60 years तक जो है जो प्रिंसिपल था उनके, वो एक रेलिवेंट उसको समझा जाता था. इन्होंने उसके अंदर जो आके वो थॉट एवेल्युएशन जो है उसको दिया कि अपने थॉट की एवेल्युएशन करें. जो भी करिकुलम के इम्प्लीमेंट डेवलपर हैं उनके ऊपर इन्होंने बात की. Taylor's straightforward recommendations are sound and effective tools for educators working to create curriculum that integrates national objects with their student needs. That is the basic point जो हमने याद रखना है कि असल में ये कहते हैं कि जो भी करिकुलम के ऊपर काम कर रहे हैं ना, उनको ये चाहिए कि वो ऑब्जेक्टिव्स जो नेशनल लेवल पर सेट हुए हैं वो स्टूडेंट की नीड्स के मुताबिक हों. करिकुलम जो सेट हुआ है एक्चुअली स्टूडेंट उसका महवर है, तो स्टूडेंट की ज़रूरियात के मुताबिक करिकुलम होना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि कौम की ज़रूरत जो है आप नेशनल लेवल पे बैठ के बना रहे हैं लेकिन यू डोंट फोकसिंग स्टूडेंट नीड्स इन करिकुलम डेवलपमेंट. सो दिस इज व्हाट ही वांट्स टू से. अब इनके मॉडल हैं जी, इनके मॉडल में हम अब स्ट्रिक्टली इनके मॉडल पर आ रहे हैं. तो इनके मॉडल के अंदर खसूसियात ये हैं कि सबसे बेस्ट मॉडल है जो करिकुलम डेवलपमेंट में शामिल है, करिकुलम डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है, इस हवाले से जाना जाता है. नॉन फॉर स्पेशल अटेंशन इट गिव्स टू प्लानिंग फेजेस. ये प्लानिंग की फेजेस को बड़ी खास अहमियत देता है, लिहाजा ये इसकी खासियत बहुत मुमताज है. डिडक्टिव है क्योंकि ये जो है जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है. आपने इंडक्टिव और डिडक्टिव का पढ़ा होगा. Taylor recommends that curriculum planners identify journal objective by gathering data from 3 sources. वो कहते हैं कि इन 3 sources से जो है आप डाटा इकट्ठा करके अपने जर्नल करिकुलम के ऑब्जेक्टिव सेट करें. सबसे पहले जो सोर्स है वो लर्नर है, स्टूडेंट है, फिर आपकी सोसाइटी है, कंटेम्प्रेरी लाइफ आउटसाइड द स्कूल, सोसाइटी सोशल जो जिंदगी है वो, एंड सब्जेक्ट पर पढ़ा रहे हो. जब आप जर्नल ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लें फिर आप उनको ना 2 स्क्रीन, उनके 2 उसके ऊपर फिल्टर लगाएं. पहला फिल्टर फिलोसॉफिकल स्क्रीन, क्या आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आपके माशरे, आपकी लर्निंग के नीड्स, आपके स्टूडेंट्स की नीड्स की जो फिलोसफी है उसके ऊपर पूरा उतरते हैं. ये पहला फिल्टर है, आप उसको इस फिल्टर से चेक करते हैं. फिर दूसरा फिल्टर है साइकोलॉजिकल. साइकोलॉजिकल में हम ये बात करते हैं
کہ جو آپ نے ऑब्जेक्टिव तय किए हैं वो साइकोलॉजी का है ना, वो किस तरह इम्पैक्ट करेंगे हमारे स्टूडेंट्स को, क्या उनकी एज के मुताबिक हैं, अचीवेबल हैं या अचीवेबल नहीं है, इंटरेस्टिंग हैं या नहीं है, माइंड की ग्रोथ के मुताबिक उनको लेके चलेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ख्याल रखेंगे या नहीं रखेंगे, स्टूडेंट के लेवल पर हैं या नहीं है। In a Taylor model, the journal objectives that successfully passes through the two screens become what we are now popularly known as instructional objectives. फिर हम उनको instructional objectives, खास मकासद जो है ना वो तालीम के, उनका नाम दे देते हैं जब वो उन दो टेस्टों को पास कर लेते हैं, उन दो फिल्टर में से गुजर जाते हैं। Curriculum objectives indicate both behavior to be developed and the area of content to be applied. हम देखते हैं कि करिकुलम के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो असल में दो चीज़ों को ख्याल रखते हैं कि कौन सा बिहेवियर आपने उनका डेवलप करना है और किस कंटेंट के जरिए आपने उनको डेवलप करना है। बिहेवियर डेवलप करना एजुकेशन का मकसद है और इसी मकसद के लिए हम अपना करिकुलम डिफाइन करते हैं और करिकुलम की सबसे बड़ी खासियत जो है वो कंटेंट का होना है, जो कंटेंट आप पढ़ाने के लिए उनको देंगे। ये उनके 4 फंडामेंटल क्वेश्चन हैं जी, जिनका लिंक जो है इसकी फेजेस के साथ है। पहला क्वेश्चन है व्हाट एजुकेशनल पर्पसेस शुड द स्कूल सीक टू अटेन, कि वो तालीम के मकासद कौन से हैं जिनको स्कूल को हासिल करना है। तो ये मकासद कहाँ से तय होंगे? सोसाइटी से तय होंगे। आप सोसाइटी से पूछते हैं, आप स्टूडेंट से पूछते हैं, आप स्टूडेंट की जरूरियात से इन मकासद को हासिल करते हैं, वहां से आप मकासद हासिल करके मकासद तय करते हैं कि हमारे ये मकासद हैं। What educational learning experiences can be provided that are likely to attain these purposes? आपने जब purposes अपने मकासद तय कर लिए, अब वो लर्निंग के एक्सपीरियंसेस कौन कौन से होंगे जिनके जरिए इन पर्पसेस को अचीव किया जा सकता है, ये दूसरा क्वेश्चन है। आप कौन कौन सी मेथोडोलॉजी को यूज करेंगे, आप कौन कौन से मेथड्स को यूज करेंगे, आप टेक्निक्स कौन कौन सी, अप्रोचेस कौन कौन सी यूज करेंगे, ये सारा यहाँ पर तय होता है। बात सुनिए। How can these educational experiences be effectively organized? आप इन educational experiences को ना जी वो effectively organize कैसे कर सकते हैं? Educational experiences में हम assessment भी कहते हैं कि ये भी हमारा educational experience है, हम practical work भी हम कह सकते हैं ये भी हमारा educational experience है, हम बाकायदा classes को, tutorials को, इन सारी चीज़ों को हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे educational experiences हैं। How can these experience be effectively organized? यहाँ पर आपको हो गया clear, and then next है जी how can we determine whether these purposes are being attained? हम evaluation की बात करते हैं कि असल में जो हमारी evaluation है ना जी, ऊपर वाले 3 हिस्सों की, मकासद की, experiences की और जो educational experiences जिस तरह से organize किए गए हैं, हम उनको एवेलुएट करते हैं कि क्या वो मकासद को हासिल करने में मदद दे रहे हैं, क्या मकासद में तो मसला नहीं है, कहीं लर्निंग एक्सपीरियंसेस में तो मसला नहीं है, कहीं एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस की ऑर्गेनाइजेशन में तो मसला नहीं है। ये जो 4 क्वेश्चन है ना जी, ये जो है ये हमें तय करते हैं कि एक्चुअली जो है वो हमारा आने वाला मॉडल जो है वो कैसा होगा। यहाँ पर वही उनको लिंक किया गया है। व्हाट एजुकेशनल पर्पसेस शुड द स्कूल सीक टू अटेन, ठीक है जी। इसके अंदर आप नीचे उसकी लेवल्स देखते हैं, इनको हम रीड आउट करते हैं एक दफा, तो हमें इन सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग होगी कि पर्पसेस बनते कहाँ से हैं, कैसे पर्पसेस को हम मेंटेन कैसे करते हैं, पर्पसेस को एस्टेब्लिश कैसे करते हैं। इसके अंदर हम करेंगे जी स्टडी द लर्नर देमसेल्व्स एज अ सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। हम लर्नर्स को पढ़ते हैं, हम लर्नर्स को मुशाहिदा करते हैं ऑब्जर्वेशंस के जरिए, इंटरव्यूज के जरिए, उनकी परफॉर्मेंस के जरिए, उनका नीड एनालिसिस के जरिए। स्टडीज ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ आउटसाइड अ स्कूल, आप जिंदगी से, आप दुनिया से, उनकी स्कूल से बाहर की लाइफ को देखते हैं कि इनकी ट्रेडिशंस कौन कौन सी हैं, इनके ऑक्यूपेशन कौन कौन से हैं, इनकी लाइकनेस डिसलाइकनेस कौन कौन सी हैं, टबूज कौन कौन से हैं। टबूज मीन्स जो ममनुआ चीजें होती हैं किसी मुआशरे के अंदर। Then है जी suggestions about objective from subject specialists as well,
کہ ہم آبجیکٹیوز کے بارے میں جب ہم آبجیکٹیو طے کرنے لگتے ہیں تو ہم سبجیکٹ کے جو ماہرین ہیں نا، جو سبجیکٹ میٹر کے اوپر گرپ رکھتے ہیں، ہم ان سے سجیشن لیتے ہیں، یہ بھی ہمارے مقاصد پر امپیکٹ کرتی ہیں۔ پھر ہم جو ہیں فلسفی کو بھی احاطہ کرتے ہیں، جیسے ہم نے فلسفی کا کیا لگایا تھا، فلٹر لگایا تھا، وہ اس کو ہم نے پرپزز کو چھاننے کے لیے لگانا ہے کہ جو آبجیکٹیو جو ہیں ہم سلیکٹ کرنے جا رہے ہیں، کیا وہ ہماری فلسفی پر، ہماری جو تعلیم کی فلسفی ہے، قوم کی فلسفی ہے، معاشرے کی فلسفی ہے، اس پر پورے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے۔ اینڈ اسی طرح ہم لرننگ کی سائیکالوجی ہے نا، سائیکالوجی ہے جو ہے، سائیکالوجی ہے لرننگ کی، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ہمارے آبجیکٹیوز کے اوپر میچ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی۔ اس کی آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ لرننگ کی نا خاص سائیکالوجیکل بنیادیں ہیں جن کو ہم نا جب ہم اس کا سائیکالوجی کا چیپٹر پڑھیں گے نا، اس کے اندر دیکھیں گے کہ لرننگ کتنی قسم کی ہوتی ہے، کنڈیشنل لرننگ اینڈ آپ دین اس کے بعد آپ نا ڈبل کنڈیشنل ہے، ایک ریشنل ہے۔ آپ اس کے مختلف اسکول آف تھاٹس کو دیکھیں گے، اسٹرکچرلزم اینڈ دین فنکشنلزم، ہم ان کے اوپر بات تو ڈیٹیل میں تب کریں گے۔ اب یہاں پر ہم نے یہ کہنا ہے کہ ہم نے نا جو لرننگ کی ایک سائیکی ہے اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ ہمارے آبجیکٹیوز کو افیکٹ کر رہی ہے، اگر افیکٹ کر رہی ہے تو کیا ہمارے آبجیکٹیوز ان کے اصولوں پر پورے اترتے ہیں جو سائیکالوجی کے اصول ہیں۔ Stating objectives in a form to be helpful in selecting learning experiences in guiding teaching۔ اب اس کے لیے میرے خیال میں ہم اس کے اوپر مزید اگر ایکسپلینیشن میں نہ ہی جائیں تو اٹ از کوائٹ انڈرسٹینڈیبل کہ اس کو مزید ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیٹنگ کو جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو ہم اپنے لرننگ ایکسپیرینسز اور گائیڈنگ ٹیچرز کے اندر کیسے یوز کر سکتے ہیں، دیٹ از اباؤٹ اٹ۔ نمبر 2 کوشچن یہی ہے کہ جی ہاؤ کین لرننگ ایکسپیرینسز بی سلیکٹڈ وچ آر لائکلی ٹو بی یوزفل ان اٹیننگ دیز آبجیکٹیوز۔ لرننگ ایکسپیرینس آبجیکٹیوز کو اٹین کرنے میں یوزفل کیسے ہو سکتے ہیں؟ فائن، اب یہاں پر دیکھیں یہ اسی کوشچن کے ریلیٹڈ اسی طرح کا مواد ہے جس طرح کا ہم نے پچھلی سلائیڈ میں پڑھا ہے۔ میننگ آف ٹرم لرننگ ایکسپیرینسز، ہم سب سے پہلے یہ طے کریں گے کہ اصل میں لرننگ ایکسپیرینس کا مطلب کیا ہے۔ لیٹ می 1 منٹ پلیز، آئی ایم ڈرنکنگ واٹر۔ اب جناب ہم نے لرننگ ایکسپیرینس کا اپنے مطابق، یہاں پہ ہمیں ٹیلر کہتا ہے کہ لرننگ ایکسپیرینس جو ہے آپ کی ریئل جو سوسائٹی ہے، ریئل کلاس روم ہے، ریئل آپ کی سچویشن ہے، اس کے مطابق ہونے چاہیے۔ آپ لرننگ ایکسپیرینس کا خود احاطہ کرتے ہیں، اپنے میننگ کو طے کرتے ہیں کہ ہمارے لرننگ ایکسپیرینسز کون کون سے ہوں گے، کیسے ہوں گے، اور اصل میں ہم کس چیز کو لرننگ ایکسپیرینس کہہ سکیں گے۔ ناؤ اب جب ہم لرننگ ایکسپیرینس کو سیٹ کر رہے ہیں تو کچھ جنرل پرنسپلز ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسا ہو لرننگ ایکسپیرینس جو فیزیبل ہو، ہمارے ماحول میں وہ ہو بھی سکے، ہماری جو ریسورسز ہیں ان کے اندر اس کا ہونا ممکن بھی ہو۔ جیسے ہم جنرل پرنسپل یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسی لرننگ ایکسپیرینسز ہوں جن کا ٹکراؤ ہماری ثقافت کے ساتھ نہ ہو، ہمارے کلچر کے ساتھ نہ ہو، ہمارے ریلیجیس اسپیکٹس کے ساتھ نہ ہو، تو ہم ان جنرل پرنسپلز کو فالو کرتے ہیں۔ دین illustration of characteristics of learning experiences useful in attaining various types of objectives۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اصل ہمارا مقصد جو ہے وہ ہے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا۔ اب ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے، ان آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے جو لرننگ ایکسپیرینسز استعمال کرنے ہیں وہ ایک خاص قسم کی کریکٹرسٹکس کے حامل ہوں، ان کے اندر کچھ خاص خوبیاں ہوں جن کو ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ تیسرے نمبر پر جو کوشچن پوچھتا ہے یہ والا ماڈل وہ یہ ہے جی ہاؤ کین لرننگ ایکسپیرینس بی آرگنائز، کہ لرننگ ایکسپیرینسز کو جناب آرگنائز کیسے کر سکتے ہیں آپ، کون سے کو پہلے آئے گا، کون سا ایکسپیرینس بعد میں آئے گا، کس کو شروع میں ہونا چاہیے، کس کو مڈل میں ہونا چاہیے، کس کو لاسٹ میں ہونا چاہیے، اور ان کی آرگنائزیشن اور ان کا سٹرکچر اور ان کے اصول و ضوابط جو ہیں وہ کیا ہونے چاہیے۔ دیٹ از دا تھرڈ کوشچن۔
नंबर 4 क्वेश्चन, हाउ कैन द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस बी एवेलुएटेड। ये एवेलुएशन की बात करता है कि जिन लर्निंग एक्सपीरियंसेस को हमने सिलेक्ट किया है, जिन लर्निंग एक्सपीरियंसेस को हमने एवेलुएट किया है, सॉरी ऑर्गेनाइज किया है, अब हमने उसको एवेलुएट करना है। सबसे पहले हमने तय करना है कि एवेलुएशन की नीड क्या है, फिर हमने नोशंस को तय करना है कि एवेलुएशन के बारे में हमारा स्टूडेंट क्या सोचता है, हमारे टीचर्स क्या सोचते हैं, हमारी सोसाइटी क्या सोचती है। एवेलुएशन के प्रोसीजर्स को हमने तय करना है कि हम एवेलुएशन कैसे कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन के जरिए कर रहे हैं, क्लासरूम टेस्टिंग के जरिए कर रहे हैं, एनुअल एग्जाम्स के जरिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं अपने करिकुलम की एवेलुएशन, लर्निंग एक्सपीरियंसेस की एवेलुएशन, यूजिंग द रिजल्ट्स ऑफ एवेलुएशन। जो एवेलुएशन हमने की है उसके रिजल्ट्स आए हैं, उनको हमने एवेलुएट कैसे करना है, उनको हमने इस्तेमाल कैसे करना है, कि जो हमारा रिजल्ट आया है उसको हमने करिकुलम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कैसे करना है। अदर वैल्यूज एंड यूजेस ऑफ एवेलुएशन प्रोसेसेस। अब एवेलुएशन प्रोसेसेस की दूसरी वैल्यूज या अहमियत, नोशंस मीन्स हनीफ साहब होता है नजरियात। अदर वैल्यूज एंड यूजेस ऑफ एवेलुएशन प्रोसीजर्स जो हैं वो क्या है, हम किन किन एवेलुएशन प्रोसीजर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं मजीद भी जो हमने तय किए हैं। ये उसकी स्ट्रेंथ्स हैं कुछ, ही आपको जब सेंड किया जाएगा तो उसको पढ़ लीजिएगा, वही चीज